नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं राकेश अंदानिया एक नए अंक के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। आज जानेंगे इंटर ऑर्गन कम्युनिकेशन के लिए विकसित की गई एक नई विधि और हिमालय पर खोजी गई प्राचीन पानी की बूंदों के बारे में। विज्ञान जगत की खबरें और भी होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। जेनेटिक लेवल पर अंगों की कम्युनिकेशन को समझने की कंप्यूटेशनल विधि विकसित, आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों की नई खोज। भारत और जापान के वैज्ञानिकों ने 600 मिलियन वर्ष पुराने महासागरीय पानी की खोज की, पृथ्वी के इतिहास को समझने में मिलेगी मदद। देश दुनिया में विज्ञान जगत की ताजा तरीन गतिविधियां जानिए साइंस एक्सप्रेस में, और हिस्ट्री ऑफ साइंस में जानिए इतिहास में दर्ज महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों को। और अब खबरें विस्तार से। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर मौजूदा अंग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं ये नहीं जानते। जैसे कि वो कौन सा जीन है जो हमारे मस्तिष्क को सिग्नल देता है कि अब हमें भूख लगी है या फिर अब हमारा पेट भर गया है। इसी कड़ी में आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी कंप्यूटेशनल विधि विकसित की है जिससे जेनेटिक लेवल पर अंगों के कम्युनिकेशन को समझने में मदद मिलेगी। कैसे, आइए विस्तार से समझते हैं इस रिपोर्ट में। शरीर के अंगों और ऊतकों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान सभी जीवित प्राणियों के विभिन्न कार्यों और अस्तित्व के लिए जरूरी है। अंगों और ऊतकों में मौजूद कोशिकाएं एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, जो कि बहुकोशिकीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। लंबे समय से इस पर अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन टिश्यू सिग्नलिंग में मध्यस्थता करने वाले जीन और दूसरे बायोमोलिक्यूल्स के लिए जीनोम वाइड स्क्रीन की कमी है। इसी कड़ी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में स्थित रॉबर्ट बॉश सेंटर फॉर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैज्ञानिकों ने शरीर के अंदर इंटर ऑर्गन कम्युनिकेशन यानी कि अंतर अंग संचार के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने के लिए मल्टीसेंस नाम की एक कंप्यूटेशनल विधि विकसित की है। दरअसल इंटर ऑर्गन कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी कि ICN जीवों को उनके पर्यावरण में परिवर्तनों के अनुकूल होने, उनके ऊर्जा भंडारण के आकलन करने और अपना ध्यान रखने की अनुमति देता है। कई अणु जैसे कि हार्मोन, गट माइक्रोबायोटा द्वारा उत्पादित मेटाबोलाइट्स आदि ICN प्रक्रिया में दूध की तरह कार्य करते हैं। वे विकास, जीवित रहने और कोशिकाओं की मृत्यु जैसे प्रमुख निर्णयों को प्रभावित करते हैं। फ्रूट फ्लाई जैसे मॉडल पर किए गए अध्ययन में ICN को अत्यधिक जटिल पाया गया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किए गए इस कंप्यूटेशनल विधि द्वारा इंटर ऑर्गन कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार जीन्स के बीच होने वाले संचार का अध्ययन किया जा सकेगा। मल्टीसेंस विभिन्न स्वास्थ्य और बीमारी की परिस्थितियों में ICN में मुख्य जीन्स का पता लगाने के लिए नेटवर्क साइंस एल्गोरिदम का उपयोग करता है। मल्टीसेंस का उपयोग विभिन्न प्रकार के अध्ययनों में किया जा सकता है। मल्टीसेंस को अन्य स्वस्थ और रोग जीनोमिक सेटिंग्स पर भी लागू किया जा सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि मल्टीसेंस की भविष्यवाणियों का प्रयोगात्मक सत्यापन ICN की उनकी समझ और सामान्य स्वास्थ्य और भलाई के लिए इसके महत्व को आगे बढ़ा सकता है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और जापान के शोधकर्ताओं ने मिलकर हिमालय क्षेत्र में लगभग 600 मिलियन वर्ष पुरानी महासागरीय पानी की बूंदों की खोज की है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस खोज द्वारा पृथ्वी के इतिहास और जीवन के विकास को और भी करीब से समझने में मदद मिलेगी। कैसे, आइए समझते हैं ज्ञान विज्ञान की इस रिपोर्ट में। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और जापान के निगाटा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मिलकर हिमालय की ऊंचाई पर मिनरल डिपॉजिट यानी कि खनिज पदार्थों में कैद पानी की बूंदों की खोज की है, जो संभवतः वहां मौजूद लगभग 600 मिलियन वर्ष पुराने महासागर से पीछे छूट गई हैं। डिपॉजिट्स के विश्लेषण में कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों की मौजूदगी पाई गई है, जिससे शोधकर्ताओं को ऐसी घटनाओं का स्पष्टीकरण मिल रहा है जो पृथ्वी के इतिहास में एक प्रमुख ऑक्सीजनेशन घटना का कारण बनी। वैज्ञानिकों का मानना है कि 700 से 500 मिलियन वर्ष पहले बर्फ की लंबी चादरें
पृथ्वी को लंबे समय तक ढकी हुई थी, जिसे स्नोबॉल अर्थ ग्लेशिएशन कहा जाता है। इसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा की वृद्धि हुई, जिसे दूसरी महान ऑक्सीजनेशन घटना कहा जाता है, और इसके कारण ही जटिल जीवन रूपों का विकास हुआ। लेकिन वैज्ञानिक अब तक ये पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि अच्छी तरह से संरक्षित जीवाश्मों की कमी और पृथ्वी पर मौजूद सभी महासागरों के गायब होने के कारण ये घटनाएं कैसे आपस में संबंधित थी। अब हिमालय में ऐसी समुद्री चट्टानों के उजागर होने से इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। शोधकर्ताओं की टीम द्वारा खोजे गए डिपॉजिट जो स्नोबॉल अर्थ ग्लेशिएशन समय के आसपास के हैं, इनसे पता चला कि सेडिमेंट्री बेसिन्स लंबे समय तक शायद नदियों के कम प्रवाह के कारण कैल्शियम से वंचित थी। महासागरों में कोई प्रवाह न होने से कैल्शियम इनपुट नहीं था, जिससे मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ गई। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस समय बने मैग्नीशियम के भंडार क्रिस्टलाइज होने पर पेलियो सागर के पानी को अपने छिद्रों में फंसाने में सक्षम थे। शोधकर्ताओं की टीम ने पश्चिमी कुमाऊं हिमालय के एक लंबे हिस्से में अमृतपुर से मिलम ग्लेशियर तक और देहरादून से गंगोत्री ग्लेशियर तक इन भंडारों की खोज की और व्यापक प्रयोगशाला विश्लेषण के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ये प्राचीन महासागर का पानी है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये डिपॉजिट्स प्राचीन समुद्रों की स्थितियों जैसे कि पीएच, रसायन विज्ञान और आइसोटोपिक कंपोजिशन के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जिन्हें आज तक केवल सैद्धांतिक या मॉडल रूप में जाना जाता था। ऐसी जानकारी पृथ्वी के इतिहास में महासागरों के साथ साथ जीवन के विकास से संबंधित सवालों के जवाब देने में भी मदद कर सकती है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। रूस के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट में 46,000 साल पहले जमे हुए राउंड वर्म को फिर से जीवित किया है। ये राउंड वर्म वूली मैमथ, विशाल एल्क्स और दांतेदार बाघों के साथ सह अस्तित्व में था। ये सतह से 40 फीट नीचे क्रिप्टोबायोसिस की डोरमेंट अवस्था में पाया गया है। क्रिप्टोबायोसिस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जीवित जीव का मेटाबॉलिज्म इतने न्यूनतम स्तर तक कम हो जाता है कि इसका पता लगाना संभव नहीं होता। इस अवस्था में जीव को ऑक्सीजन या पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तापमान, दबाव, निर्जलीकरण और यहाँ तक कि विकिरण की चरम परिस्थितियों का सामना कर सकता है। वैज्ञानिकों ने केवल पानी में डालकर 2 राउंड वर्म को फिर से जीवित किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 जुलाई रविवार को PSLV C56 के द्वारा सिंगापुर के DSSAR समेत 7 अन्य उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इस प्रक्षेपण को सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा से सुबह 6:31 पर किया गया। PSLV C56 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का मिशन है, जो इसरो की कमर्शियल ब्रांच है। PSLV रॉकेट के जरिए DSSAR के अलावा जिन अन्य 6 उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया, उनमें वेलॉक्स AM, एटमॉस्फेरिक कपलिंग और डायनामिक्स एक्सप्लोरर ARCADE, प्रायोगिक उपग्रह स्कूप 2, 3U नैनो सैटेलाइट, गैलासिया 2 और ORB-12 स्ट्राइडर शामिल हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। अगस्त 1861 को भारतीय रसायनज्ञ, शिक्षाविद, इतिहासकार, उद्योगपति और समाजसेवी प्रफुल्ल चंद्र रे का जन्म हुआ था। उन्होंने बंगाल केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की। एक वैज्ञानिक के रूप में पीसी रे को मर्क्यूरस नाइट्राइट और उसके डेरिवेटिव के निर्माण में उनके योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। अगस्त 1994 को डॉक्टर पनंगपल्ली वेणुगोपाल और उनकी टीम ने भारत में पहला मानव हृदय प्रत्यारोपित किया। ये प्रत्यारोपण एम्स नई दिल्ली में किया गया। 59 मिनट की इस प्रक्रिया में डॉक्टर वेणुगोपाल की अगुवाई में 20 सर्जन्स के दल ने हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की। इस सर्जरी के बाद मरीज करीब 15 सालों तक जीवित रहा। 5 अगस्त 1930 को चंद्रमा की सतह पर पहली बार चहलकदमी करने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्म हुआ था।
20 जुलाई 1969 को इस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा और 1971 में वे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर बने। 7 अगस्त 1925 को प्रोफेसर एम स्वामीनाथन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वे भारतीय कृषि विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक और पादप अनुवांशिकीविद हैं। स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने फिलीपींस में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI के महानिदेशक के रूप में नेतृत्व किया और 1987 में उन्हें पहले विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8 अगस्त 1985 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 100 मेगावाट क्षमता वाले ध्रुवा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी प्राप्त कर ली। स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया रिएक्टर एक यूरेनियम ईंधन वाला रिएक्टर है जो शीतलक और मॉडरेटर दोनों के रूप में भारी पानी का उपयोग करता है। ये अनुसंधान रिएक्टर बहुत कम गर्मी पैदा करता है, लेकिन न्यूट्रॉन की उच्च तीव्रता वाली किरणों का एक प्रमुख स्रोत है। तो आज के अंक में बस इतना ही। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।